स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे पार्टी, डिस्कवरिंग टच दी सागा कंटिन्यूज, जो कि आप सबको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस के लिए। एंड आई एम प्रिटी श्योर 90% जो जनता है उनके सिलेबस, उनके मिड टर्म्स में ये चैप्टर ज़रूर आ रहा होगा। तो ऐसे में मैंने सोचा कि डिस्कवरिंग टच को हम डिटेल में ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बियॉन्ड एनसीईआरटी में हमने उसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करिए हैं, तो क्यों ना एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशंस डिस्कस कर ही लें। तो आज के इस सेशन में आपको मैं डिस्कवरिंग टच के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देने वाली हूँ। एंड टुवर्ड्स द एंड में आपको दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो कि बियॉन्ड एनसीईआरटी वो भी डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वो दो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो। फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स कंटिन्यू। बट सेशन को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले आई हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स टू शेयर विद यू, जिन्हें मैं डेफिनेटली स्किप नहीं कर सकती, तो जल्दी पहले वो भी कर लेते हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी प्यारी प्यारी ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, चीज का इंतजार करो। मतलब तुम्हारे सामने स्वयं भगवान प्रकट होंगे तब जाके तुम ये करने वाले हो क्या? प्लीज अभी के अभी जाओ और फॉलो करना स्टार्ट करो, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी अमेजिंग स्पेशल क्लासेस दैट आई टेक ऑन एप्लीकेशन। बिकॉज जिस तरीके से आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हम लोग क्या बोलते हैं यूट्यूब पे लेते हैं, कुछ उसी तरीके से हम एप्लीकेशन पर भी लेते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग आपके लिए एक वन शॉट सीरीज लेकर आए हैं स्पेशल क्लासेस में, जहाँ पे आपके मिड टर्म्स को ध्यान रखते हुए, हाफ ईयरलीज को ध्यान रखते हुए, सारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वन शॉट सेशंस दे रहे हैं। तो अभी भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कराया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, देयर आर सो मेनी अमेजिंग थिंग्स, डू इट राइट अवे। उसके अलावा देयर आर सम अमेजिंग एंड एक्साइटिंग ऑफर्स रनिंग ऑन द एप्लीकेशन एज वेल, तो जल्दी से वो भी देख लेते हैं, एंड सम अमेजिंग बैचेस दैट यू कैन जॉइन। तो बच्चा पार्टी, अगर आप लोग पीसीएमबी से हो, ठीक है, और एक अच्छा साइंस का बैच ढूंढ रहे हो, तो आप शौर्य बैच क्लास 11 को ज्वाइन कर सकते हो। दिस बैच जो है ये अगस्त 1 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो मतलब बहुत सारी क्लासेस आप लोगों ने अभी तक मिस आउट नहीं करी हैं। तो जो मिस आउट भी करी हैं उनके आप लोग क्या देख सकते हो, रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो, एंड द बैच इज अवेलेबल जस्ट एज एट अ बेयर मिनिमम कॉस्ट ऑफ 7,499। मतलब यार तुम्हारे 2 महीने की कोचिंग की फीस ही लगभग कितनी आ जाती होगी, यहाँ पे हम आपको 9 महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। इतने में क्या चाहते हो यार, बच्चे की जान लोगे? उसके अलावा अगर आप लोग क्या बोल, अरे आगे बढ़ जाओ, अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आप गैलेक्सी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये भी अगस्त 1 को स्टार्ट हुआ है, सेम प्राइस पे आपको मिल रहा है। उसके अलावा ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए भी एक बैच रन कर रहा है आपके लिए, और अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स के लिए भी शौर्य बैच रन कर रहा है। तो मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आपको सबके लिए डिफरेंट बैचेस मिल जाएंगे, और किसी भी बैच को आप क्यों ना ज्वाइन करो, प्लीज OP05 कोड यूज करना मत भूलना, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। और आप मेरे बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आप उसमें भी OP05 कोड यूज कर सकते हो। आई ऑल्सो टेक बैचेस फॉर इंग्लिश, ऑलराइट। तो भाई उसके अलावा आप लोगों को पता है स्कॉलरशिप टेस्ट रन कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एप्लीकेशन पे, अभी तक नहीं दिया है यार, क्या इंतजार कर रहे हो, क्यों ऐसे बने पड़े हो? अभी के अभी जाके वो स्कॉलरशिप टेस्ट देकर आओ, बहुत अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बल्कि क्लास 6 से क्लास 12 हर बच्चे के लिए है ये, तो अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, सबको इन्फॉर्म कर दो। ऑलराइट, तो भाई दैट्स इट। अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो अभी तक अगर आपने अपनी बुक अपने सामने खोलकर नहीं रखी है, कॉपी खोलकर सामने नहीं रखी है, तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अपनी कॉपी, अपनी किताब अपने सामने रखो, एक पेन हाथ में रखो, ताकि आप सारे के सारे आंसर्स नोट डाउन कर सको, वरना यार इन क्वेश्चंस को समझने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की ढूंढ रहे हो, तो जैसा कि मैंने बताया वो ऑलरेडी हम इस चैनल पे कर चुके हैं, आप जाके उसे पढ़ सकते हो। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। गिव रीजंस ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। जो आपका पूरा एनसीईआरटी है ना, वो इसी फॉर्मेट में था कि सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको रीजनिंग्स ही देने हैं। तो अब जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे सबके आपको रीजनिंग्स प्रेजेंट करने हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इन सब के आंसर्स देने आपके लिए बहुत आसान होने वाले। सो पहला क्वेश्चन, किंग
टच बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब उसकी बहुत ज़्यादा छानबीन करी गई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करा गया है, मेडिकली उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा गया। सो व्हाई इज इट सो? किंग टट की बॉडी में आखिर ऐसा क्या था कि हिस्टोरियंस और सारे के सारे एनाटॉमी प्रोफेसर्स हैं, एवरीवन, द एंटायर वर्ल्ड हैज इट्स आइज ऑन इट। तो एक तो भाई किंग टट की जो डेथ है, द एंटायर चैप्टर जो किंग टच दी सागा कंटिन्यूज है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द डेथ ऑफ द किंग। ठीक है, जो उनकी डेथ थी ना, ये बहुत ही अनटाइमली मैनर में, बहुत ही अजीब मैनर में हुई थी, किसको समझ नहीं आया था कि इनकी डेथ आखिर हुई कैसी है। तो एक तो वो मिस्ट्री है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। दूसरी चीज जब किंग टट की मम्मी को बरी करा गया था, तो उनकी बॉडी के साथ बहुत सारे ट्रेजर्स डाले गए थे। तो वो ट्रेजर्स भी एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फॉर अ लॉट ऑफ टूरिस्ट राइट अराउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस वजह से भी इसको बहुत ज्यादा स्क्रूटनी में डाला गया। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। So, the mummy of King Tutankhamun has earned worldwide fame for the riches it was buried with. Like I said, कि जो King Tut की बॉडी है, जब उन्हें बरी करा गया तो उसमें बहुत सारे riches, यानी बहुत सारे जो आपके ornaments, बहुत सारी जो महंगी महंगी चीजें हैं उसके साथ डाली गई थी, जिसकी वजह से उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम, वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिला। There is also speculation about the manner of his death and his age at the time of the death. लोगों को इस बारे में भी बहुत ज्यादा छानबीन करने का मन है, बहुत ज्यादा लोगों के इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि भाई जो इनकी डेथ थी वो आखिर हुई कैसे थी, इनकी डेथ आखिर किस एज पे हुई थी। Hence, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. और इसी रीजन की वजह से किंग टट की बॉडी को जो है प्रॉपर स्क्रूटनी में बार बार रखा गया है। देखो, आप सबके सामने सारे के सारे आंसर्स हैं, मैं एक ही साइड पे खड़ी हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स लेना, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, चाहे आप लोगों को नोट डाउन करने सारे आंसर्स तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत ईजी है। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 2। सबके रीजन ही देने, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा। हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड। हार्वर्ड कार्टर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके एग्जाम से बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं। किंग टट इज वन चैप्टर जिसको आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही मेनली पढ़ना है, बिकॉज यहाँ से बनते ही मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एक आध बन जाते हैं। एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन भी मतलब पूछे जा सकते हैं, बट आई बिलीव फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि यहाँ से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हार्वर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन को रिजेंट यानी रिग्रेट करा गया था, को लेकर ऐसा था कि यार इसने ये इन्वेस्टिगेशन आखिर करी ही क्यों, ना ही करता तो मतलब थोड़ा ज्यादा बेटर रहता। सो हार्वर्ड कार्टर जो थे वो 1922 में आए थे। ठीक है, किंग टट की मम्मी को उन्होंने ही ढूंढा था और उस पर उन्होंने मतलब स्क्रूटनी करनी चाहिए थी उनकी बॉडी को, ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सके। बट 1922 में ऑब्वियसली इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इतना मेडिकल डेवलपमेंट हुआ नहीं था। ठीक है, तो जो किंग टट की बॉडी थी, ठीक है, उन्हें से जिस रेजन्स में प्रिजर्व करा गया था ना, वो बहुत हार्ड हो गई थी। ठीक है, अलग अलग कोशिशें करने के बाद भी वो रेजन्स पिघल नहीं रहे थे। ठीक है, तो ही हैड टू बेसिकली चिजल अवे दोज रेजन्स, उन्हें कुरेद कर निकालना पड़ा था, जिसकी वजह से ठीक है बॉडी को भी बहुत हार्म पूछा और उनको बॉडी को काटना पड़ा था उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसकी वजह से हिस्टोरियंस की कम्युनिटी में उन्हें कभी माफ नहीं करा गया, क्योंकि उन्होंने उसकी बॉडी को थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा तो कर ही दिया था, मतलब वो जो ओरिजिनल उस बॉडी का फॉर्म था वो खराब हो गया था। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। So Howard Carter's investigation was resented because he used unscientific methods and illegitimate ways. Like I said, उनके टाइम पर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो जो तरीके उन्होंने अपनाए वो बहुत साइंटिफिक नहीं कहलाए जा सकते और इलेजिटिमेट यानी कहीं ना कहीं गलत भी थे, अगर आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। He was focusing more on treasure and less on cultural and historical aspects. जो उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वो उनका जो फोकस था वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर पे था और कल्चरल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे, एंगल्स पे उन्होंने इतना ज्यादा फोकस नहीं करा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।
Carter had to chisel away these solidified resins to raise the king's remains. कि जो हावर्ड कार्टर है, जब उन्हें बॉडी मिली, मम्मी मिली, तो उसमें जब वो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर रहे थे, तो जो रेजिन इज नथिंग बट अ मटीरियल, ठीक है, जो कि बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यूज करा गया था। देखिए आजकल रेजिन आर्ट भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, जिसमें लोग जो है रोज पेटल्स प्रिजर्व करते हैं, हेयर प्रिजर्व करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रिजर्व करते हैं। तो बैक इन दोज डेज मम्मी की बॉडी जो थी, किंग टट की जो बॉडी थी, उनको प्रिजर्व करने के लिए रेजिन का इस्तेमाल किया था, जिसे चिजल चिजल यानी कुरेद कुरेद के उन्हें निकालना पड़ा था। तो भाई जो किंग टट की बॉडी थी, ठीक है, जो उस रेजिन में डाली गई थी, वो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो गई थी। ठीक है, लाख कोशिशें, अलग अलग कोशिशें करने के बाद भी वो रेजिन पिघलने को तैयार नहीं था, बल्कि उन्होंने तपती धूप में उनकी बॉडी को रखा था, ये सोचकर कि शायद ये रेजिन जो है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है वो बॉडी को आराम से उससे निकाल पाएंगे। बट वो भी काम नहीं करा। तो फाइनली जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बॉडी में जो रेजिन था उसको चिजल अवे करना स्टार्ट कर दिया, बॉडी को काटना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर सके। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। So Carter found that the ritual resins had hardened. जो उस टाइम पे जो रिचुअल्स, यानी जो डेड बॉडी के टाइम पे रिचुअल्स हुए थे, उस टाइम पे जो रेजिन्स का इस्तेमाल करा गया था, वो हार्ड हो चुके थे। The result was that Tut's body had been cemented to the bottom of a solid gold coffin, जिसकी वजह से जो उनका गोल्ड कॉफिन था, ठीक है, जिसमें उनकी बॉडी रखी गई थी, उससे नीचे बिल्कुल चिपक गई थी। प्रॉपर फोर्स कुड नॉट मूव द रेजिन्स। उन्होंने पहले फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करा, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इवन द स्कॉचिंग सन फेल टू लूजन द रेजिन। स्कॉचिंग सन यानी इजिप्ट में कितनी तपती धूप होती है, कितने हाई टेम्परेचर्स होते हैं, उसके बावजूद भी वो रेजिन टस से मस होने को रेडी नहीं था। So he got the resins chiseled away to raise the king's remains. इसलिए किंग की बॉडी को रेज करने के लिए उन्होंने क्या करा, जो ये रेजिन्स थे बॉडी पे, वो सारे के सारे हटा दिए, रिमूव कर दिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Tut's body was buried with gilded treasures. ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जो भी आपके क्वेश्चंस गिवन है गाइस, वो सारे के सारे आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्लीज ये मत करना कि आप एनसीईआरटी को इग्नोर करके अपने एग्जाम्स में चले जाओ, बिकॉज अब तो सीबीएसई ने भी साफ साफ गाइडलाइंस निकाल दी है नए नोटिफिकेशन में, कि भाई जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, वो एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के बेसिस पर आएंगे। और एनसीईआरटी को अब हर स्कूल में कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि ऐसा होता था ना कि कई स्कूल्स जो हैं स्पेशली छोटी क्लासेस में अपने हिसाब से बुक्स को लगा देते थे, एनसीईआरटी नहीं लगाते थे। तो अब सीबीएसई ने उसके लिए साफ साफ मना कर दिया है कि ये आप कतई नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो टट्स बॉडी जो थी, ठीक है, उसको जो जब बरी करा गया था, तो उसमें बहुत सारे ट्रेजर्स डाले गए थे, महंगी महंगी चीजें डाली गई थी। क्यों? रीजन वॉज, जो इजिप्ट के लोग थे, वो लोग आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, जिसे हम लोग अपनी भाषा में पुनर्जन्म कहते हैं। उनका पुनर्जन्म में बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था। उन्हें लगता था कि जो बॉडी है, ठीक है, वो अपनी डेथ के बाद ट्रैवल करती है, इट टेक्स अ न्यू लाइफ फॉर्म, और जब वो ट्रैवल कर रही होती है उस टाइम पे दे नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो उस चीज को वापस आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन उनके डेली यूज की भी चीजें डाली गई थी, ये सोचकर कि मतलब बोर्ड गेम्स डाले गए हैं, ठीक है, जो रेजर्स वगैरह थे, ये सारी चीजें डाली गई हैं कि मतलब जो डेड बॉडी है वो इन चीजों का भी इस्तेमाल करे। तो यू कैन इमेजिन वो कहाँ तक उनकी सोच जा रही थी। ऑलराइट, आंसर्स देखते हैं। So, the people of ancient Egypt, they believed in resurrection of the dead. Resurrection का मतलब होता है कि जो डेड बॉडी होती है वो मर के वापस जिंदा हो जाती है। Their kings were extremely rich, ठीक है, जो उस टाइम के राजा होते थे, वो बहुत अलग लेवल के अमीर होते थे, अंबानी थे उस टाइम के। So Tut's body was buried with gilded treasures. So जब टॉप की बॉडी को भी जब बरी करा गया, तो उसमें बहुत सारे ट्रेजर्स डाले गए। Their eternal brilliance was meant to guarantee resurrection. कि वो इतने ब्रिलियंट, इतने महान लोग थे, अपने राजाओं को बिल्कुल पूजते थे, कि उन्हें बिल्कुल यकीन था कि वो रिसरेक्ट यानी दोबारा से जिंदा होंगे, पुनर्जन्म लेंगे। Things of everyday use were also buried with the king. बल्कि यही नहीं, जो रोजमर्रा की चीजें होती है, टूथब्रश वगैरह, अंडरगारमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ भी किंग की बॉडी के साथ बरी करा गया था। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी अब इंपॉर्टेंट है यार, हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन में ना मेरे मुंह से यही निकल रहा है यार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
मतलब आप देख लो कि आपके एनसीईआरटी में कितने सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि आपको आराम से मार्क्स फेच करवा सकते हैं। हम फालतू अलग अलग रेफरेंस बुक्स पे नजर घुमाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लीज गलतियां मत करना, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताती भी जा रही हूँ ना कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज उन्हें अपनी बुक्स में भी साथ साथ मार्क कर लो, बिकॉज अभी आपको याद रहेगा, बिकॉज फ्रेशली पढ़ रहे हो, बट आई एम प्रिटी श्योर जब कुछ टाइम बाद अपनी किताब खोलोगे, ठीक है, दोबारा से इसको रेफर करोगे, कुछ दिमाग में हाथ नहीं रहना है, आपको ऐसा लगेगा सब गायब हो चुका है, ठीक है, नहीं याद रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने उस टाइम पे इंपॉर्टेंट बोला था, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं बोला था। तो प्लीज, ठीक है। सो द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटन खातन टू टूटन खामन, ठीक है। तो भाई जो जो हमारे किंग टट है, उनका ओरिजिनल नेम जो था वो टूटन खातिन था, बट उन्होंने बाद में जाकर अपने नेम को टूटन खामुन कर दिया था। ऐसा क्यों करा था? ऐसा इसलिए करा था बिकॉज किंग टट से पहले जिस किंग ने बहुत ज्यादा राज किया था उनका नाम था आखे नातिन, ठीक है। अब आखे नातिन जो थे, उन्होंने उस टाइम के जो एक गॉड जिनको लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनका नाम था आमुन, उनके सारे के सारे मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए थे, उनकी सारी की सारी मूर्तियां डिस्ट्रॉय कर दी थी। और जब टूटन खातिन जो है ये बने, ठीक है, किंग, तो इन्होंने सबसे पहला काम ये करा दैट ही रीस्टोर्ड दी आमुन, ठीक है, कि उन्होंने आमुन गॉड को दोबारा से रीस्टोर करा, उनके मंदिर दोबारा से बनवाए, उनकी वर्शिप दोबारा से स्टार्ट करी। और टूटन खामुन का मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमुन, इसीलिए उन्होंने अपना नाम जो टूटन खातिन से टूटन खामुन कर दिया था। ऑलराइट, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स नाउ। सो टूटनखामुन मींस लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जैसा कि मैंने बताया कि टूटनखामुन का मतलब ही होता है लिविंग इमेज ऑफ आमुन। He was a major god in ancient Egypt. उस टाइम पे, ठीक है, आमुन was one of the gods जिन्हें लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। किंग आमेनहोटेप द फोर्थ, जिनका नाम आखेनातन है, मैंने आखेनातन बोला, उन्हें आमेनहोटेप द फोर्थ भी बोलते हैं। Who changed his name to आखेनातन, वही बात आ गई। Snatched the images of Amun and got his temples closed, ठीक है, उन्होंने जो है सारे आमुन के मंदिर बंद करवा दिए, उनके जितने भी मूर्तियां वगैरह सी सब तोड़वा दी। टट oversaw a restoration of the old ways, और किंग टट ने क्या करा, उन्होंने यही करा कि जो पुराने तौर तरीके थे, जो लोग इस गॉड को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनको रिस्टोर कर पाया। He changed his name to express his belief in Amun. उन्होंने यहाँ तक कि अपना नाम तक बदल दिया कि वो जो किंग आमुन के लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट है वो लोगों को शोकेस कर सके। ऑलराइट, ठीक है, मूविंग अहेड, ठीक है। अब यहाँ पे गिव रीजंस हमारे खत्म हो गए। क्वेश्चन 2 के हमारे पास 1-2 पार्ट्स बचे हैं, वो करने हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आई होप आप लोग एंड के लिए वेट कर रहे हैं, बिकॉज सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ही नहीं है इस वीडियो में, हम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, ठीक है, बट 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मुझे ऐसे लगे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उनको ऐड करा है। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखनी है। आई होप अभी तक जिन लोगों ने वीडियो देख ली, उन्होंने वीडियो को लाइक भी कर दिया, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, बहुत जरूरी है। चलिए लेट्स डिस्कस। So let's list the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky, ठीक है। रे जॉनसन ने आखेनातिन जो थे वो एक किंग थे, उनको वैकी मतलब थोड़ा सा खिसका हुआ, थोड़ा पागल क्यों कहा है, why did it happen? So भाई जो आखेनातिन है, मैं पूरा इसमें आपको बताती हूँ, रुक जाओ, ठीक है। जो आखेनातिन है वो आमेनहोटेप द थर्ड के सन है, ठीक है, आमेनहोटेप द थर्ड के सन थे। तो जब उनके सन थे, उनका नाम रखा गया था आमेनहोटेप द फोर्थ, ठीक है, बिकॉज उन्हीं को सक्सीड करा था। और आमेनहोटेप जो थर्ड थे वो ग्रैंडफादर थे टट के ये ग्रैंडफादर थे। अब आमेनहोटेप जो फोर्थ जब आए राज करने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब काम शुरू कर दिए। क्या अजीबोगरीब काम शुरू कर दिए? एक तो उन्होंने आमुन गॉड, जिसे लोग जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, उनके मंदिर सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। फिर उसके बाद उस टाइम पे जो उनका कैपिटल हुआ करता था वो थीब्स में हुआ करती थी, ठीक है, उसको हटा के भी उन्होंने उसे आखेतातिन में डाल दिया, आखेतातिन को कैपिटल बना दिया। फिर उन्होंने अपना नाम जो है आमेनहोटेप से आखेनातिन कर दिया, ठीक है। आखेनातिन का मतलब होता है, ठीक है,
द सर्वेंट ऑफ द सन डिस्क, ठीक है, सन डिस्क वाले सर्वेंट में कर दिया, ठीक है, उन्होंने गॉड्स वगैरह सब कुछ बदल दिया. सो देयर वर अ लॉट ऑफ रैश डिसीजंस दैट वर टेकन बाय हिम, ठीक है, जो कि एक्चुअली लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आए थे. इसकी वजह से उन्हें थोड़ा वैकी यानी क्रेजी कहा गया है. ही वेल डिजर्व्ड इट. नाउ बेटा देखो इसके अंदर जो नाम वगैरह है ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. एमेनहोटेप, एखेनातेन, एखेतातेन, तो प्लीज भाई इनको याद रखना, एग्जाम में आप लोगों को इनसे रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन होगी. ठीक है, एखेनातेन जो है, ठीक है, उनको एमेनहोटेप द फोर्थ कहा जाता है, उनके पापा का नाम एमेनहोटेप द थर्ड है. ठीक है, और एखेनातेन जो है उन्होंने आमुन के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे. फिर जो थीब्स पहले उस टाइम पे हुआ करती थी कैपिटल, उसको एखेनातेन में शिफ्ट कर दिया था. ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस थे, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आपको याद रखने हैं, काफी अलग से हैं, मतलब आप लोगों ने कभी पढ़े नहीं होंगे ना, इसीलिए. आंसर देखते हैं. सो एखेनातेन मीन्स द सर्वेंट ऑफ द आथेन. ठीक है, एखेनातेन का मतलब ही क्या है, सर्वेंट ऑफ द आथेन. आथेन का मतलब क्या हुआ, द सन डिस्क, जो कि मैंने आपको बताया सर्वेंट ऑफ द सन डिस्क. He moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, which is now known as अमरना. तो उस टाइम पे जो रिलीजियस कैपिटल थी लोगों की वो थीब्स थी. उन्होंने उस टाइम पे उसे शिफ्ट करके एखेतातेन में ले गए, जिसे आज की डेट में लोग अमरना के नाम से जानते हैं. अगर आपको ये अमरना वाला नाम नहीं भी याद रहता इट्स फाइन, बट आपको एखेतातेन तक चीजों को याद रखना पड़ेगा. He smashed the images of Amun, a major god. उस टाइम पे लोग जो थे वो आमुन गॉड की बहुत पूजा करते थे और उन्होंने उनकी सारी की सारी मूर्तियां डिस्ट्रॉय करी. एंड ही इवन क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, और उनके सारे टेम्पल्स जो थे वो भी क्लोज कर दिए. These deeds led Ray Johnson to describe Akhenaten as वैकी. और इन्हीं सब चीजों की वजह से एखेनातेन ने, ठीक है, उन्हें एज वैकी डिस्क्राइब करा कि अलग ही थे, खिसके हुए ही थे. ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट वन. हाँ, आई थिंक इसके बाद एक और है और फिर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लाइक आई सेड बस 2-3 है. तो व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन. सिटी स्कैन के आखिर क्या रिजल्ट्स आए थे. जब सिटी स्कैन के रिजल्ट्स आए तो सबसे पहले तो इट यूज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रॉस इमेजेस, जिससे कि जो किंग टट है, ठीक है, उनकी बॉडी की एक बहुत ही क्लियर इमेज बनकर आई, जिसमें उनको नेक वर्टिब्रे और हर चीज जो है ध्यान से दिखाई दे रही थी. ठीक है, और सिटी स्कैन में ये भी पता चला था जो किंग टट है उनकी बॉडी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था. जैसे कि जब हावर्ड कार्टर ने उनकी बॉडी को काटा था तो उस टाइम पे चीजें वीजें ज्यादा मिसिंग नहीं थी. तो ये सब कुछ है, प्रॉपर एक क्लियर इमेजेस बन गई थी. ठीक है, और पता चला था कि बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. ऑलराइट, चलिए फिर आंसर चेकआउट कर लेते हैं. सो द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन वर क्वाइट एनकरेजिंग. ठीक है, जब सिटी स्कैन के रिजल्ट्स आए तो उनको देखकर जो है लोग बहुत खुश हुए थे. 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर क्रिएटेड. 1700, ठीक है, डिजिटल एक्सरे इमेजेस मिलकर जो है उन्होंने प्रॉपर एक इमेज बनाई थी, किसकी, किंग टट की. A gray head appeared on the screen and neck vertebrae was quite clear. Like I said, वो different body parts को बहुत अच्छे से देख पा रहे थे, especially सर, neck, ये सारी images काफी clear हुई. And the images of hand, rib cage and skull were equally bright. जो बाकी body parts थे उनकी images भी काफी bright थी. These revealed that nothing had gone seriously wrong with टट्स बॉडी. इनसे पता चला कि जब हावर्ड कार्टर ने इन्वेस्टिगेशन करी थी किंग टट पे, उनकी बॉडी को काटा पीटा था, तो उस टाइम पे बॉडी को कुछ खासा नुकसान नहीं हुआ था, बॉडी बच गई थी. राइट, नाउ list the advances in technology that have improved forensic analysis. कि भाई आपको टेक्नोलॉजी की ऐसी एडवांसमेंट्स बनानी है जिनसे कि फॉरेंसिक एनालिसिस होता है बेटा बॉडीज का, जिसमें जैसे पोस्टमार्टम वगैरह होता है ना, तो उस टाइम पे ये फाइंड आउट करा जाता है कि बॉडी की क्या हालत है, बॉडी में क्या क्या चीजें हुई थी. ठीक है, एट द टाइम ऑफ डेथ क्या क्या इम्पैक्ट आया था बॉडी पर, वो सब चीजें. तो फॉरेंसिक एनालिसिस में क्या क्या एडवांसमेंट हुई, देखो, एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, बायोप्सी, ऐसी बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई जो कि ऑब्वियसली हावर्ड कार्टर के टाइम पर नहीं प्रेजेंट थी.
ठीक है, जिनकी मदद से, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी किंग टट की, उसमें जो हिस्टोरियंस थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, उनको बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी के बारे में रिवील हुई। ऑलराइट, आंसर देखते हैं। So, the advances in technology have helped in improving forensic analysis. कि जो भी advances हुए टेक्नोलॉजी से, obviously उनसे जो है forensic analysis में बहुत ज़्यादा मदद मिली। Many scientific tests can be carried out to determine the causes of crime. Like I said, कोई भी, मतलब अब तो आज की डेट में पता लगा लेते हैं कि अगर डेथ को एज अ सुसाइड दिखाया गया है, तो पोस्टमार्टम में ये तक पता चल जाता है कि वो एक्चुअल सुसाइड था या नहीं। ठीक है भाई, सब कुछ पता चल जाता है, तो क्राइम के कॉजेज वगैरह सब पता चल जाते हैं आराम से। दीज इंक्लूड एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी एंड बायोप्सी। ये सब कुछ मैंने बताया। ये सारी की सारी चीजें जो है अब डेवलप हो गई है, इनसे बहुत हेल्प मिली है। एंड ऑल दीज हेल्प इन डायग्नोसिस एंड प्रोवाइड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। ये सब चीजें जो है डायग्नोसिस में भी हेल्प करती हैं और आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चीजों से रिलेटेड भी बताती है। On to the next one. This is a nice question. This is a good question. So explain the statement King Tut is one of the first mummies to be scanned in death and as in life. ठीक है, तो भाई एक स्टेटमेंट मेंशन है आपके बुक्स में, जिसमें लिखा गया है दैट किंग टट जो है दुनिया की वन ऑफ द फर्स्ट ममीज थी जिसे स्कैन करा गया था डेथ के बाद। और इवन लाइफ में भी अगर देखा जाए तो वो काफ़ी एडवांस थे, उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें करी जो कि लोगों ने नहीं करी। जैसे एखेनातेन जिन्होंने उनसे पहले राज किया था, उन्होंने आमुन की सारी इमेजेस डिस्ट्रॉय कर दी, उनके मंदिर बंद कर दिए, जिसका रिस्टोरेशन किंग टट ने करा था। सो डिस्पाइट बीइंग वेरी यंग, उस टाइम पे उन्होंने बहुत ऐसे डिसीजंस लिए थे जो कि काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग को डिस्प्ले करते थे, काफ़ी बोल्ड डिसीजंस थे। जब सिटी स्कैन डेवलप हुआ, ठीक है, तो नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने, ठीक है, स्पेशली पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन जो है एक स्पॉन्सर करी, ताकि किंग टट की मम्मी को अच्छे से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, उनके डेथ के सारे रीजंस पता चल सके। हेंस ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड। अपनी लाइफ में वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज थे जिनकी स्कैनिंग हुई थी। आंसर देखते हैं। So King Tut's mummy was first one to be X-rayed by an anatomy professor in 1968. ये तो मैं मेंशन करना भूल गई कि सबसे पहले किंग टट की मम्मी पर एक्सरे करा गया था, और वो एक्सरे एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने करा था 1968 में। एंड ऑन 5th January 2005 सिटी स्कैन क्रिएटेड वर्चुअल रियलिटी एंड प्रोड्यूस्ड लाइफ लाइक इमेजेस। और 2005 में सिटी स्कैन की मदद से, ठीक है, उनकी बॉडी की काफी रियल लाइफ इमेजेस क्रिएट करी गई। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। ठीक है, बहुत पहली, सारी ममीज में सबसे पहली थी जिसे स्कैन करा गया। दस इन डेथ एज वेल एज इन लाइफ टट मूव्ड रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री। रीगली यानी रॉयली, ठीक है, काफी रॉयल थे वो। ठीक है, उनके जो डिसीजंस थे काफी बोल्ड थे, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो लाइफ में जब तक वो जिए थे तब तक भी उनकी थिंकिंग काफी बोल्ड थी, और मरने के बाद भी, ठीक है, काफी अहेड रहे हैं। ऑलराइट, मूविंग अहेड। Alright, see, here we are done with all the NCERT के solutions. NCERT के सारे solutions में ना मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐड करना चाहूंगी। मैं उसे इसमें ऐड करना भूल गई, बट आप लोगों को जरूर करना चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू फैरोज कर्स। फैरोज कर्स से भी रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पास आ सकता है, तो उसको भी कर लीजिएगा। और अब पारी आ गई है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। आई डोंट थिंक आई नीड टू से इट, बट आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। और अब बस 2 क्वेश्चंस करने हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस के बाद आपकी छुट्टी। एंजॉय कर लेना, बट दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सुनना है, बिकॉज दीज 2 क्वेश्चंस आर बियॉन्ड योर एनसीईआरटी एंड येट बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज इसे स्किप मत करिएगा। चलिए फिर लेट्स बिगिन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Do you think Carter was justified in removing the hardened ritual resin deposits on Tut's mummy? Why or why not? जैसा कि मैंने आपको कहा था भाई, कि क्या बोलते हैं, हार्वर्ड कार्टर का ये लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हार्वर्ड कार्टर से रिलेटेड हैं, दे आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज 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 उनको ध्यान से करिएगा।
तो भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हार्वर्ड कार्टर ने, ठीक है, किंग टट की मम्मी पर जब इन्वेस्टिगेशन किया था तो उन्होंने वो रिचुअल रेजिन जो उनकी बॉडी पर चिपका हुआ था उसे रिमूव करा था। तो जो उनका वो डिसीजन था उसको रिमूव करना, क्या वो सही था या नहीं था? अगर आप सही बोलोगे तो भी उसके लिए आपको रीजनिंग्स बतानी है, अगर आप बोलोगे कि गलत था तो भी आपको उसके लिए रीजनिंग्स बतानी है। देखो, आप इंग्लिश में जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हो जो कि ओपिनियन बेस्ड होते हैं, वहां पर ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा तो क्यों, और ऐसा नहीं तो क्यों। इनके आंसर्स देना काफी जरूरी है। काफी सारे बच्चे जो हैं इनके आंसर्स देते ही नहीं है, वो बस ओपिनियन लिख के आ जाते हैं, ये सही है ये गलत है। इवन इफ इट आस्क्ड एट एज वन ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार मल्टीपल पार्ट्स होते हैं ना क्वेश्चंस के, तब भी बेटा प्लीज प्लीज जरूर मेंशन करा करो कि भाई क्या वो आंसर सही, मतलब जो आपका ओपिनियन है वो उस साइड में अगर है तो क्यों है, और अगर दूसरी साइड में है तो क्यों है। ऑलराइट, सो भाई देखो, हार्वर्ड कार्टर को किंग टट की मम्मी कब मिली थी? 1922 में, ठीक है। 1922 में ही डिस्कवर्ड ऑल द 3 मम्मीज ऑफ किंग टट एंड ही वाज प्रीटी हैप्पी टू डिस्कवर देम। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इवन डिस्कवर्ड देम। और जब उन्हें वो मम्मी मिली थी तो उस टाइम पे मेडिकल साइंस ने इतना डेवलपमेंट नहीं करा था। मतलब जैसे 2005 में सिटी स्कैन था, 1968 में एक्सरेज थे, ठीक है। 1922 में ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं थी। तो जब उन्हें ममीज मिली, ठीक है, तो जो वो रेजिन थे वो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुके थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनका जो पहला ही स्टेप था वो ये था कि उन्होंने रेजिन्स को चिजल अवे करना स्टार्ट कर दिया। पहले उन्होंने फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करा कि किसी तरीके से वो इसको रेजिन को हटा सके। फिर अगर वो नहीं हुआ तो उन्होंने सन में भी काफी देर तक उस रेजिन को रखा, उस मम्मी को रखा कि शायद धूप की वजह से पिघल जाए, उसकी वजह से जो है वो मम्मी बाहर निकल जाए। बट जब इनमें से कुछ काम नहीं करा तो उन्हें फाइनली जो है उसे चिजल अवे करना पड़ गया। एंड इवन लेटर ही सेड दैट ही इतना ट्रेजर उसमें था कि अगर मैं नहीं करता तो जो थीव्स थे, जो बर्गलर्स थे, वो आके मम्मी को कुछ ना कुछ उसमें छेड़छाड़ कर देते, ठीक है। बिकॉज सिक्योरिटी आखिर उन्हें कब तक ही रोक पाती। So we believe that he was, yes, he was correct, he was justified in doing in what he did because he was out of options there। और कोई भी ऑप्शन होता तो वो कर लेते, बट कोई भी ऑप्शन उस टाइम पे नहीं अवेलेबल था। करेक्ट, चलिए आंसर देखते हैं। So in 1922 कार्टर was looking into King Tut's tomb। मैंने बताया 1922 में कार्टर को किंग टट का टूम मिला था काफी मेहनत के बाद। The most significant discovery was King Tut's mummy, which Carter discovered in 3 nested coffins। सबसे बड़ी डिस्कवरी उसमें ये थी कि उन्हें किंग टट की मम्मी मिल गई थी, उनकी डेड बॉडी मिल गई थी जो कि 3 कॉफिन्स में थी। Carter was disappointed to discover that he could not examine the mummy since it was attached to the bottom of the casket owing to the hardening of the funeral raisins। ये raisins कहाँ से आ गया? रेजिन से, किशमिश बना दिया हमने रेजिन को यार, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी, ठीक है। कार्टर जी बड़े डिसअपॉइंट हुए जब उन्हें रियलाइज हुआ कि जो उनकी फ्यूनरल के टाइम पे, मतलब किंग टट के फ्यूनरल के टाइम पे रेजिन्स का इस्तेमाल करा गया था वो बहुत हार्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वो बॉडी को इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते। कार्टर अटेम्प्टेड टू यूज लेजिटिमेट फोर्स बट ही वाज अनेबल, ठीक है। लेजिटिमेट यानी सही तरीके से उन्होंने चीजों को करने की कोशिश करी थी, लाइक आई सेड। ऐसा नहीं था उन्होंने डायरेक्टली जाते ही गलत तरीकों को अपना लिया, पहले उन्होंने सही तरीकों को ही अपनाने की कोशिश करी, बट नहीं हो पाया। He divided the mummy into several pieces, took off its skull and nearly severed all of its joint। तो उन्होंने क्या करा, मम्मी को डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करा, उनका स्कल निकाला, ठीक है। फिर जो सारे जॉइंट्स थे उनको भी अलग अलग कर दिया। Carter's behavior, in which he almost destroyed the mummy, was strongly condemned। Condemned यानी hated, opposed by people publicly। जो कार्टर का ये तरीका था जिसमें उन्होंने मम्मी को जो है ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, लोगों ने इसकी बहुत निंदा करी, ओपनली निंदा करी कि ये चीज आपने गलत करा। He argued that robbers and vandals are people जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, would have carried out the same crime in his absence। He said कि वो जो रॉबर्स हैं, वैंडल्स हैं, ठीक है, अगर मैं ना करता तो वो लोग ये चीज कर देते,
बट हिस्टोरियंस हैव नॉट फॉरगॉटन कार्टर्स डिसफिगरमेंट। बट जो हिस्टोरियंस हैं उनके दिल में आज तक वो चीज़ है कि भाई कार्टर ने आखिर ऐसा क्यों करा। दे स्ट्रांगली अपोज्ड इट एंड दे वर नॉट in its favor at all. Alright, चलिए फिर guys on to the last question of the day, and this question is super important. even if you haven't read the entire chapter, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, वो अगर स्टिल इस क्वेश्चन को कर ले तो आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चैप्टर के पता चल जाएंगे, जो कि उन बच्चों के लिए भी कंफ्यूजिंग होंगे जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ध्यान से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हु वॉज किंग टट एंड व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। आखिर किंग टट कौन थे और आप उनके बारे में क्या जानते हैं। तो किंग टट जो थे वो इजिप्ट के, एक सेकेंड ये फंस गया, 1 सेकेंड गाइस, अब ठीक है। सो आखिर किंग टट कौन थे। तो भाई किंग टट जो थे वो इजिप्ट के राजा थे। ही वॉज द किंग and he became king at a very young age, and he basically died in a very mysterious manner। उनकी डेथ को लेकर जो है पूरी दुनिया में स्क्रूटनी फैली हुई है कि आखिर उनकी डेथ हुई तो हुई कैसे, और बहुत छोटी एज में उनकी डेथ हो गई। अब इनके बारे में हम देखो क्या क्या जानते हैं। सबसे पहली बात, इनके फादर या ग्रैंडफादर जो थे उनका नाम था आमेनहोटेप द थर्ड। आमेनहोटेप द थर्ड जो थे वो उनके ग्रैंडफादर थे। उनके बेटे, उनके सक्सेसर आए आमेनहोटेप द फोर्थ। आमेनहोटेप द फोर्थ सक्सीडेड हिम, ठीक है। और आमेनहोटेप द फोर्थ जो है उन्होंने बहुत उल्टे सीधे काम करे। उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, एखेनातेन कर लिया, उन्होंने आमुन की सारी इमेजेस डिस्ट्रॉय कर दी। उन्होंने जो है थीब्स जो था, ठीक है, जो उनकी रिलीजियस कैपिटल थी उसको चेंज करके एखेनातेन में कर दिया। एंड उसके बाद आए स्पेनखारे। ही वाज आल्सो वेरी मिस्टीरियस, ठीक है, रूलर, ठीक है, जिन्होंने बस बहुत कुछ ब्रीफ पीरियड तक ही रूल करा, और ऐसा हुआ कि मतलब आंधी की तरह आए और तूफान की तरह गायब हो गए। जिसके बाद चूज करा गया किंग टट को। किंग टट का पूरा नाम जो है वो क्या था, टूटन खातन था स्टार्टिंग में, जिसको उन्होंने चेंज करके टूटन खामुन करा, विच मेंट लिविंग इमेज ऑफ आमुन। He restored Amun as God during his reign, ठीक है। उन्होंने उनके सारे मंदिर वापस बनवाए, उन्होंने उनकी पूजा वूजा वापस शुरू करवाई, ठीक है। एंड विद हिज डेथ जो पूरा का पूरा एक डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई, ठीक है, जिनका इतने टाइम से सालों से राज चलता आ रहा था वो खत्म हो गया। उनकी जब डेथ हुई तो उनको बरी भी बहुत सारे ट्रेजर्स के साथ करा गया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड ही इज बेसिकली नोन, ठीक है, कि फॉर हिज ट्रेजर्स, फॉर द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ। और लोग जो है दूर दूर से इनकी डेड बॉडी को देखने आते हैं टू सी, ठीक है, कि इनकी मम्मी कौन सी है, कौन से ट्रेजर्स उसमें फिल्ड इन है, ठीक है। दैट इज ऑल दैट वी नो अबाउट इट, ठीक है। चलिए फिर अब आंसर डिस्कस करते हैं और बस खत्म करते हैं। So King Tut was the final descendant of a wealthy family that had ruled Egypt for many years. King Tut जो थे वो एक wealthy family के final descendant यानी आखिरी ruler थे जिन्होंने इजिप्ट पे काफी सालों तक राज करा, but he became king at a very young age, तो उनकी बहुत जल्दी डेथ भी हो गई। His death was the death rattle of a dynasty. Sorry, his funeral was the death rattle of a dynasty. जैसे उनकी डेथ हुई ना तो एक डायनेस्टी यानी जो एक फैमिली थी, एक खानदान था जो इतने टाइम से राज करता हुआ आ रहा था, वो पूरा खानदान ही खत्म हो गया बिकॉज ये आखिरी सक्सेसर थे। Even by royal standards, his funeral was a big deal, despite the fact that the cause of his death is unknown. ठीक है, कि अगर उस टाइम के रॉयल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी देखा जाए तो उनकी जो फ्यूनरल था उसे बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोगों को उनकी डेथ का कॉज पता ही नहीं था। Amenhotep III, his father or grandfather, was a strong leader. ठीक है, सबसे पहले आए थे Amenhotep III जो कि उनके फादर या ग्रैंडफादर थे। His son, King Amenhotep IV, was an eccentric figure who started one of the strangest eras in Egyptian history. ठीक है, फिर उनके बाद उनको सक्सीड करा Amenhotep IV जो कि बड़े ही एक्सेंट्रिक यानी खिसके हुए दिमाग के, जिन्होंने अजीब ही एक एरा स्टार्ट कर।
A mystery monarch named Smenkhare took over after him but disappeared without leaving trace. उसके बाद स्मेनखारे आए एज अ राजा बनकर, बट जैसा मैंने बोला आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ से आए और कहाँ चले गए। फिर उसके बाद टूटनखामुन सक्सीडेड हिम वाइल स्टिल अ बॉय। उसके बाद राजा बने टूटनखामुन, जो उस टाइम पर भी एक बच्चे ही थे। He adopted the name Tutankhamun, the living representation of Amun. उन्होंने अपना नेम टूटनखामुन रखा क्योंकि वो आमुन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। The traditional ways were reinstated by Tutankhamun, कि जिस तरीके से लोग पहले आमुन की पूजा वगैरह करते थे वो सब कुछ उन्होंने रीइंस्टेट करा। He ruled for 9 years before passing away suddenly. उन्होंने 9 साल तक राज करा और उसके बाद उनकी बहुत मिस्टीरियस कंडीशंस में डेथ हो गई। Suddenly he was buried with an enormous amount of riches and jewelry. जब उन्हें बरी करा गया तो बहुत सारे riches, बहुत सारी jewelry उसमें ऐड करी गई। British archaeologist Howard Carter made the initial discovery of his tomb. Starting में उनको discover किसने करा था? Howard Carter ने। And the National Geographic Society supplied a transportable city scanning machine and it was used to scan his mummy. उसके बाद National Geography वालों ने एक पोर्टेबल सिटी स्कैनर भी उनके लिए भेजा ताकि उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को स्कैन करा जा सके। एंड दैट्स इट, दीज वर ऑल द क्वेश्चंस आई हैड इन स्टोर फॉर यू। ठीक है, तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, सो आई होप आप लोग मुझे अनअकैडमी भी फॉलो करोगे, बिकॉज लाइक आई सेड जिस तरीके से हम आपकी फ्री क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब पे लेते हैं, सिमिलर तरीके से एप्लीकेशन पर भी लेते हैं। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ओवर देयर एज वेल फॉर ऑल दोज वन शॉट सेशंस दैट कैन हेल्प यू आउट फॉर योर मिड टर्म्स एंड हाफ ईयरलीज एंड बच्चा पार्टी। ठीक है, you know the drill. If you enjoyed this video, you have to make sure that you hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel so that you can be notified for all of these classes as well. And that's it. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.